तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में ज़ोर-शोर से लगे होंगे। आप लोगों की सहायता के लिए हमने सभी विषयों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका हमने वीडियो सीरीज़ बना के रखा है। तो इस वीडियो में हमने विज्ञान विषय के जो 2019 में पूछे गए थे दोनों सिटिंग में, फर्स्ट और सेकंड सिटिंग, उस दोनों में पूछे गए जितने भी विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब का हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इस पूरे वीडियो सीरीज का ये पार्ट 6 है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, यानी जो मलेरिया नाम की बीमारी होता है किस परजीवी के कारण होता है। तो मलेरिया नाम की जो बीमारी होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया नामक बीमारी, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम और बायोमास। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग के अनुसार सबसे अच्छा अगर ऊर्जा के स्रोत माने तो हो जाता है बायोमास होगा। अगला है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर जो होता है उसके बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर का रासायनिक सूत्र सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो उसके अनुसार इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्यों? क्योंकि पहले कक्षा में 2 रखेंगे और सेकंड में 8 रखेगा, तो बचेगा कितना, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 परमाणु यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अगला है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, यानी जो मानव का हृदय है वो कितने कोष्ठकों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है। तो मानव का जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है, जिसे कहा जाता है दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। तो कुल 4 कोष्ठकों में बटा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी जो कवक होते हैं, कवक जो अपना भोजन करते हैं उसमें जो भोजन की प्रक्रिया है वो कौन सी विधि का होता है। तो सबसे पहले बता दूं, पोषण की 3 प्रक्रिया है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण। तो यानी कि यहाँ जो कवक में पाया जाता है वो मृतजीवी पोषण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी पोषण। तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो जितने भी सड़े गले पदार्थ जो पुनः धरती में मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मृतजीवी पोषण के द्वारा ही मिला जाता है। यानी कि वो मर गया और मरने के बाद यानी सड़ने गलने के बाद जो उसमें कवक लग जाता है वो उसका पोषण करके पुनः उसे क्या करता है, पर्यावरण में मिला देता है। इसीलिए कवक में जो पाया जाने वाला पोषण होगा वह मृतजीवी पोषण होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 2 या 3 आबंध बने तो उसे कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर क्या CH4 है, CH4 तो होगा क्या, एक इसमें क्या बनता है, एकल आबंध बनता है, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक आबंध बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह C2H4 जो है ये क्या 3 आबंध बनाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी फोकस दूरी धनात्मक कौन से लेंस का होता है। तो देखो, अगर हम बात करें किसका, लेंस का, तो लेंस के ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। हम जानते हैं कि लेंस के जो बाएं तरफ होता है, लेंस के जो बाएं तरफ होता है, इस साइड जो होता है उसे हम मानते हैं माइनस और इसे दाहिने तरफ को मानते हैं प्लस, यानी धनात्मक। तो फोकस दूरी किसका, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, दाहिने ओर होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा बाईं ओर होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस, यानी धनात्मक होता है किसका,
उत्तल लेंस का। अगला है कि किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष दूर करने का दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में संशोधित किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, यानी दूर दृष्टि दोष हो गया है, उस व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में होता है क्या, जो हम सामान्यतः अगर हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें फोकस क्या होता है, रेटिना से थोड़ा दूर हो जाता है, यानी रेटिना पर उसका फोकस नहीं बनता, जिस कारण से उस वस्तु को देखने में से साफ साफ नहीं दिखता है, अस्पष्ट दिखता है, यानी धुंधला दिखता है। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने जो चश्मे लगा दिया जाता है तो इसका फोकस सही कर देता है और वह उस वस्तु को साफ साफ देख पाता है। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है, उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो एल्युमिनियम होता है उसे सुरक्षित करने के लिए उस पर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को कहलाता है एनोडीकरण। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। यानी जो विद्युत ऊर्जा होता है उस व्यापारिक मात्रक कहने का अर्थ यह हुआ कि जो विद्युत ऊर्जा को खर्च करते हैं हम लोग घरों में विद्युत का उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमें बिल पे करना पड़ता है। तो बिल जो हम चुकाते हैं तो बिल चुकाने के लिए जो हमें मात्रक मिलता है, कितना हम बिजली का उपयोग करते हैं यूनिट में आता है, तो उसे ही कहा जाता है व्यापारिक मात्रक, यानी बेचने के लिए मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है और एक यूनिट में होता है 1000 किलोवाट घंटा। यानी कि कोई 1000 वाट का इंजन है या यंत्र है, विद्युत उपकरण है, अगर 1 घंटे तक काम करेगा तो उसे कहा जाएगा 1000 किलोवाट घंटा, उसे कहा जाता है 1 यूनिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 यूनिट। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। यानी जो अगर किसी का आँख सामान्य तौर पर देख रहा है, उसके आँख में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होता है, उसकी दूर बिंदु कितनी होती है, यानी वह कितने दूर तक देख सकता है किसी वस्तु को। तो किसी स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। यानी अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आबंध की बात करें तो कितने होगा। तो चूंकि हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्य संख्या कितना होता है, 1 होता है, और 1 परमाणु संख्या होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी पहले कक्षा में यह 1 ही इलेक्ट्रॉन रख पाएगा। तो 2 हाइड्रोजन को अगर मिलाएंगे तो 2 हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 आबंध। अगला है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला इसमें से कौन बनाता है, घास, गेहूं, आम। घास को गेहूं नहीं खाएगा, गेहूं का आम नहीं खाएगा, इसका हो नहीं सकता। घास को बकरी, बकरी को मानव, घास को बकरी खा जाएगा, बकरी को मानव खा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आहार श्रृंखला को ये पूरा कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी, मानव। अगला प्रश्न है कौन अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। यानी कि ऐसा कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बाह्य ग्रंथि जैसा काम नहीं करता। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से जो दिया गया है कुछ कार्बन के यौगिक दिए गए हैं, ये इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H4, यानी कि यह हो जाएगा ब्यूटाइन। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा, हम अपने देखते होंगे कि जितने गाड़ी होते हैं उसके ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा होता है, जिस दर्पण से पीछे के आने वाले वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। तो वो दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है।
तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ही क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और दूर से आने वाले वस्तु का भी वह प्रतिबिंब आसानी से बना लेता है। इसीलिए जो गाड़ी के जो पश्च दृश्य होता है यानी कि साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया बताइए जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही हो उसे अपचयन कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तो उसे उपचयन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो वैश्विक तापमान है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए कौन से गैस उत्तरदायी है, यानी किस गैस के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग होता है यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पित्त रस जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस स्रावित करने वाले ग्रंथि को कहा जाता है अग्नाशय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो अपने जनक से उसके संतान में नहीं जाता है। तो यहाँ आँखों का रंग जाता है, चमड़ी का रंग भी जाता है, शरीर का आकार नहीं। शरीर का आकार जो होता है ये पर्यावरण से सीखा जाता है, ये कोई जेनेटिक नहीं है। यानी किसी के पिता का शरीर बहुत बड़ा है तो उसके पुत्र का भी शरीर बहुत विशाल होगा, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का आकार वंशागत नहीं होता। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। समूह मीन्स ग्रुप, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कितने ग्रुप है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल यहाँ से यहाँ तक 18 ग्रुप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 ग्रुप। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज में के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, यानी कि अगर ग्लूकोज की बात करें तो उसके एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो साधारण तौर पर सबसे पहले जानते हैं कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। अब कहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु है, 6 परमाणु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 परमाणु होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, यानी शुद्ध जल यानी जो हम जल पीते हैं अगर उस जो शुद्ध है उस जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होना चाहिए 7। अगर 7 से कम या 7 से अधिक है किसी जल का पीएच मान तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। और 7 उसी का होता है यानी कि इसमें ये उदासीन होता है। 7 अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा, ना तो अम्लीय प्रकृति का होगा ना तो क्षारकीय प्रकृति का होगा। जिस पदार्थ का या जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय प्रकृति का कहलाता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारकीय प्रकृति का कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग हमें दूर से ही नजर आते हैं। इसी कारण से खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंगों से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी कि जो फ्लेमिंग ने वाम हस्त नियम दिया था उसमें क्या कहा गया था कि अपने बाएं हाथ के तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर एक दूसरे को लंबवत रखिए। जब इस तीनों को एक दूसरे को लंबवत रखेंगे तो जो तर्जनी होगा वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, मध्यमा जो होता है विद्युत धारा की दिशा दिखाता है, और अंगूठा जो होता है लगने वाले बल को दिखाता है।
तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर क्या क्या अर्थ कह रहा था कि बाएं हाथ की तर्जनी, तो तर्जनी किसका दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए हम करते हैं इथेनॉल का उपयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, अम्ल है, क्षार है या लवण है, जो क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, यानी कि जो नए चिन्ह परिपाटी बनाया गया दर्पण के लिए, तो उसमें बिंब यानी वस्तु की दूरी ली जाती है। वस्तु की दूरी क्या ली जाती है, दर्पण के हमेशा बाईं ओर ली जाती है, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। जो वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी और उसे क्या कहा, ऋणात्मक माना जाता है। और नई जो परिपाटी है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, उसमें हमेशा वस्तु को बाईं ओर ही रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, क्यों ऐसा लगा होता है। जो हम खाद्य पदार्थ मंगाते हैं तो डिब्बों में बंद होकर आता है, तो उसमें जिंक के बजाय किसका लेप लगा दिया जाता है, टीन का लेप लगा दिया जाता है, जिस कारण से हम उसे टीन, पूरे कंटेनर को ही टीन मान लेते हैं। टीन पूरा कंटेनर नहीं होता, उसमें टीन का लेप लगा होता है। टीन एक अलग धातु होता है, क्योंकि टीन जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, टीन की अपेक्षाकृत क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी टीन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, संवेदीग्राही, यानी कि हमारे पास कुल 5 ऐसे अंग है जिसे क्या कहता है, संवेदग्राही, यानी कि उसे कहा जाता है क्या, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय यानी ज्ञान कराने वाला। तो इसमें से कौन सा जो हमें ज्ञान नहीं करवाता, तो संवेदग्राही अंग में होता है हमारा नाक, कान, जीभ और त्वचा, त्वचा होता है। तो यहाँ पर क्या है, दिमाग। दिमाग क्या होता है, संवेदग्राही अंग नहीं होता, यानी इसे संवेदन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। अगला प्रश्न है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, यानी कि अगर कुछ प्रतिरोधकों को हमने समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में सजा दिए हैं, उसके बाद क्या क्या, उसमें से कुछ प्रतिरोध को क्या कर लिया, संख्या घटा दिया, तो अब जो उस पूरे सिस्टम में जो प्रतिरोध बचा है, तो पहले के तुलना में उसका मान, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो इस कंडीशन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग क्या होता है, इसमें से हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपैद, हमारा दांत और हाथी की जगह हट्ठी लिखा है, हाथी का दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी और उपरोक्त सभी। यानी समजात अंग वह अंग होता है, यानी कि जो अलग अलग जीवों में एक ही उद्देश्य के लिए क्या हुआ, उसका उद्भव हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, समजात अंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपैर, यानी दोनों का बनावट एक समान है, दोनों का उपयोग सेम कार्य के लिए होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी कि विद्युत शक्ति यानी पावर, P बराबर क्या होता है, यानी P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है I² R। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर I स्क्वायर इंटू आर, P बराबर होता है I² इंटू आर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि तांबे की तार का आयताकार कुंडली
किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, यानी कि आयताकार कुंडली है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि जैसे ही किसी विद्युत जनित्र में एक चक्कर लगाता है आयताकार कुंडली, तो आधे चक्कर में विद्युत धारा क्या होता है? उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधे चक्कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? यानी पुनरुद्ध भवन वह प्रक्रिया, ये अलैंगिक जनन का एक प्रक्रिया है। तो किस में पाया जाता है? तो ये होता है स्पायरोगायरा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोगायरा। और पुनरुद्ध भवन के बात करते ये स्पायरोगायरा से नहीं है, ये है प्लेनेरिया। तो इसको समझाने के लिए, पुनरुद्ध भवन को समझाने के लिए हमारे बुक में दिया गया है कि कोई ये जीव है, ये क्या कहते हैं, जनक जीव है। ये जनक जीव अलग अलग भाग में टूट जाते हैं और जहाँ से टूटते हैं उसके उस भाग का पुनः क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ से सर टूटा तो सर, बाद बाकी पूछ इसका हो गया, बीच वाले भाग का सर और पूछ उग गया, पूछ वाले में सर उग गया। तो इस जो ये प्रक्रिया इसे कहा था पुनरुद्ध भवन, यानी पुनः से उसका निर्माण हो जाता है। तो स्पायरोगायरा में भी इसी प्रकार के क्या है, जनन प्रक्रिया होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा होता है। अगला है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, यानी कि ऐसा कौन सा जो अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो यह थर्मोकोल। थर्मोकोल क्या होता है? अजैव निम्नीकरण कचरा है एक। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? यानी टिंडल प्रभाव क्या है? अगर टिंडल प्रभाव का उपयोग सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने बताया था कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो माध्यम में जितने जो छोटे छोटे कण है उस प्रकाश के किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। इसका उदाहरण आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जब जंगलों में जाते हैं तो प्रकाश की किरणें फैलती हुई नजर आती हैं, तो उसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तो किस परिघटना पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश के क्या प्रकीर्णन पर यह आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, यानी जो पुष्प होता है यानी फूल होता है उसका नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अगला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी नहीं पर ज्यादा फोकस करना है, ध्यान। नहीं को हम क्या कहते हैं, कभी कभी हड़बड़ी में नहीं को नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पर ज्यादा ध्यान देना है। और इसमें क्या गंगा का मछली पालन, तो गंगा में मछली पालन से प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है। गंगा में कपड़ा का धोना, कपड़ा का धोना ये क्या है? ये कचरा कर सकता है। गंगा में अधजले शव को बहाना, ये भी कचरा कर सकता है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट, ये भी गंगा को कचरा कर सकता है। तो उत्तरदायी नहीं है। तो मछली पालन करना, यानी पानी में मछली पालन करने से वो पानी दूषित नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दांतों को साफ करने के लिए, यानी कि आप 2019 में जो सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ से सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन का हम उपयोग करें, यानी टूथपेस्ट का जो उपयोग करते हैं, वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, लवण युक्त का होता है? तो इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आप ब्रश करते तो हल्का क्या है, तीखापन लगता है ना, कड़वा लगता है। और हम जानते हैं कि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारक। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी जो क्लोरीन होता है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसके बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? यानी कि प्रत्येक राज्य में, अलग अलग राज्यों में जहाँ कम बारिश वाला क्षेत्र है वहाँ पर जल संग्रहण करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। तो सुरंगम नाम की जो जल संग्रहण योजना है वह केरल में चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा
वर्ण यानी रंग अधिक प्रकीर्णित करता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन होने वाला जो रंग है वो है नीला रंग। इसी का कारण हमारे आकाश नीला और समुद्र नीला दिखता है। अगला विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य याद रखिए। तो एसआई मात्रक जो होता है विद्युत आवेश का वो कूलाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। अगला प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है पंप करता है, हमारा जो हृदय होता है वो रक्त को जो पंप करता है तो 120 mm के स्पीड में क्या करता है, भेजता है, और 80 के mm के स्पीड में वापस खींच लेता है। तो अनुशीतलन का अर्थ होता है वापस खींचना। तो हमारे शरीर में 80 mm के स्पीड से रक्त को क्या हमारा हृदय खींचता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 mm। तो यही 120 जाने का और 80 रिटर्न आने का यही ब्लड प्रेशर का मान होता है, स्टैंडर्ड मान होता है 120/80। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि यहाँ पर कुछ हार्मोन के नाम दिए गए हैं, उसमें आपको ये पता करना है कि पादप हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पर इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है, मानव हार्मोन है यानी जंतु हार्मोन है। इंसुलिन की कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो उसे मधुमेह यानी कि चिनिया बीमारी हो जाता है। थायरोक्सिन गले में पाए जाने वाले अवटु ग्रंथि होता है, उससे रिलीज होने वाला ये हार्मोन है, तो ये भी मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है, मादा में यानी कि जो मादा होती है, महिला होती है, उसमें पाया जाता है एस्ट्रोजन। तो यानी कि तीनों क्या है, जंतु हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन यहाँ पर क्या है, एक पादप हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई पर अवश्य निर्भर करता है। यदि किसी चालक का लंबाई जितना बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और जितना चालक का लंबाई कम होगा उतना प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात चालक की लंबाई पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर पूछा नहीं है, तो ये सही बात है, ये उत्तर नहीं होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ही क्या करता है, उसके उसके क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्या होता है, चालक के तापमान पर, हाँ चालक जितना गर्म होगा तो उतना प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, यानी अगर किसी चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा है, कितना भी विद्युत धारा प्रवाहित हो, उससे क्या कहते हैं, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का धवन सोडा भी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, Na2CO3 × 10H2, इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 × 10H2। ऊपर में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त है, रुधिर का अर्थ रक्त होता है, रक्त को थक्का बनाने में, यानी अगर कहीं कट जाए तो थोड़ी देर रक्त बहने के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक जम जाता है। तो जमने में कौन सहायता करता है, तो जमने में सहायता करता है प्लेटलेट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ रोग का नाम दिया गया है, उसमें पता करना है आपको जीवाणु से नहीं होने वाला बीमारी कौन सा है। तो यहाँ गोनेरिया जीवाणु जनित रोग है। सिफिलिस, ये भी जीवाणु जनित रोग है। ये मस्सा क्या है, वायरस से होने वाला बीमारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस यानी कि जीवाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी पर्यावरण के अनुसार कौन सा नहीं है। पैदल चलना, ये तो पर्यावरण के अनुसार है। साइकिल से चलना, ये भी पर्यावरण के अनुसार है, यानी पर्यावरण के से कोई परेशानी नहीं है। मोटरसाइकिल चलाना, ये इससे पर्यावरण का परेशानी है, क्योंकि मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुआं पर्यावरण को क्या करता है, दूषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, यानी यहाँ कुछ धातु दिए गए, एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है, फेरस है। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का जो गलनांक सबसे कम होता है, ये सोडियम क्या होता है,
बहुत ही क्या नर्म धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। इसे हमेशा क्या कहते हैं, बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही क्या अभिक्रियाशील धातु है, और इसे हमेशा केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसे जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तुरंत ये ब्लास्ट करता है, और जिसे जलना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे कम गलनांक होता है इसका। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी तुरंत बताए थे पहले क्वेश्चन में कि फोकस अगर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को देखें तो उसमें क्या होता है कि अगर बाईं ओर कोई सी वस्तु है, कोई भी दर्पण है, उसके बाईं ओर क्या प्लस में लिया जाएगा, धनात्मक होगा, और सॉरी दाईं ओर क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा, और बाईं ओर क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो फोकस दूरी होता है हमेशा दाहिनी ओर होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, यानी कि यहाँ उपधातु कौन सा है, जिंक है, कैल्शियम है, जर्मेनियम है, या कार्बन है। तो यहाँ पर जर्मेनियम जो है उपधातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। अगला है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के तापमान पर पारा भी तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा क्या है, धातु है, और कमरे के तापमान पर पाए जाने वाला जो धातु है वो क्या है, पारा यानी मरकरी है। और कमरे के तापमान पर पाए जाने वाला द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो अधातु है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है, ब्रोमीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो यानी कि यहाँ पर सबसे अच्छा स्वच्छ यानी साफ ऊर्जा का स्रोत, कोयला से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, लकड़ी से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जो प्राकृतिक गैस है इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, तो स्वच्छ स्रोत इसे माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यानी स्वपोषी पोषण करना है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो पेड़ पौधा में होता है स्वपोषी पोषण, उसके लिए क्या पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो यहाँ पर सभी चाहिए। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला लिखा है इसमें क्या सत्य है। तो हम सभी जानते हैं V बराबर IR होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR। अगला है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, यानी एक लिंगी पुष्प कौन सा है, गुड़हल का नहीं, गुड़हल का क्या है, द्विलिंगी है। सरसों का फूल, पपीता का फूल और गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में बीज नहीं होता, इसके कारण इसमें कोई इसका बात नहीं करेंगे। पपीता का जो पुष्प होता है तो वो क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, यानी यहाँ पर कुछ जंतुओं का नाम दिया गया है, उसमें पता करना है कि आपको उभयलिंगी जंतु क्या है। उभयलिंगी जंतु उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार कभी नर तो कभी मादा बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उभयलिंगी। उभयलिंगी होता है केंचुआ होता है, दूसरा मेढक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। अगला प्रश्न है पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा, यानी पादप का जो यानी पौधों का जो विकास के लिए जो हार्मोन होता है उसे क्या कहा जाता है, कौन सा हार्मोन, उसे कहा जाता है जिब्रेलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एड्रेनलिन होता है हमारे मानव में पाया जाता है, इसी के कारण गुस्सा आता है। अगर ये हार्मोन रिलीज होगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, चिनिया बीमारी होता है। थायरॉक्सिन की कमी, गले में पाए जाने वाला थायराइड जो ग्रंथि अवटु ग्रंथि उससे रिलीज होता है, कौन सा, थायरॉक्सिन। तो ये सब इस जंतु हार्मोन है, ये क्या है, पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, यानी कि यहाँ कुछ हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं, इसमें सरल यौगिक खोजना है। सबसे सरल यौगिक कौन सा है, तो सबसे सरल यौगिक होता है मीथेन CH4, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन।
संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और खड़िया यानी कि चौक, इसका भी रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 ही। अगला है कि निम्न किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, यानी कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष जा रहा है तो उसे आकाश का रंग कैसा दिखेगा? तो आकाश का रंग उसे काला दिखता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल वहाँ पर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से वहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश उसे काला दिखता है। क्वेश्चन आता है, ये पूछता है 5 नंबर या 3 नंबर में कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? तो यही कारण आपको बताएं, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो उसे काला ही दिखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, मेरु रज्जु निकलता है, यानी मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? यानी हमारे ये मस्तिष्क का फिगर देखो, मस्तिष्क में ये होता है मेरु रज्जु, और मेरु रज्जु मेडुला से निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। अगला प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण का अर्थ होता है ओवरलोड। अगर ओवरलोड अगर कर दिया जाए, यानी कि ओवरलोड उसे कहा जाता है विद्युत की मात्रा कम है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उपकरण को जोड़ दिया गया है, उसे कहा जाता है ओवरलोड। यानी क्षमता से ज़्यादा उसमें विद्युत उपकरण को जोड़ना। तो उस स्थिति में क्या होता है? विद्युत परिपथ का मान क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तन नहीं होता। तो ओवरलोड के समय यानी अतिभारण के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है, यानी कोई भी कोष एक कक्षा है, अलग अलग कक्षा होता है, KLMN होता है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी रह सकती है? पहले में 2 और उसके बाद सभी में 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2n² के फॉर्मूला पर यह कार्य करता है। अगला है, जहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो जहाँ पे n क्या है? कक्षा की संख्या। अगर पहली कक्षा है तो 1 देंगे, दूसरी कक्षा तो 2, n के जगह पर 2 रखा जाएगा, तीसरी कक्षा है तो n के जगह पर 3 रखा जाएगा, और चौथी कक्षा है तो n के जगह पर 4 रखा जाएगा। और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? यानी जो हमारे पृथ्वी है, इसकी पृथ्वी के ऊपर यानी समताप क्षोभ मंडल जैसे ही खत्म होता है, आधे थोड़ा बहुत क्षोभ मंडल में और समताप मंडल के बीच में एक प्राकृतिक द्वारा यानी भगवान के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा एक क्या लगा है, एक ओजोन परत का निर्माण किया हुआ है, जो सूर्य से आने वाले जितने भी परावैंगनी किरण उसको सोख लेता है और हमारे पृथ्वी को क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? परावैंगनी विकिरण। अगर वहाँ से अगर हटा दिया जाए किसको? परावैंगनी किरण को, तो धरती पर तुरंत आग लग जाएगा और लोगों को चर्म रोग ज़्यादा होता है, तो यानी कि स्किन कैंसर होगा, स्किन कैंसर होता है। और इसको क्षय करने के लिए जो हमारे घरों में उपयोग होने वाला रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि फ्रिज होता है, उससे एक गैस निकलता है जिसे कहा जाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस डायरेक्ट जा कर के क्या करता है? यही ओजोन परत को छिद्र करता है यानी छेद करता है, जिस कारण से ओजोन परत का क्षय होता है। तो जैसे ओजोन परत का क्षय होगा तो पृथ्वी पर वैश्विक तापमान भी बढ़ता है। तो यहाँ इतने सारी जानकारी को आप इकट्ठा कीजिए। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? यानी कि अगर ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, उसके 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने परमाणु बनेंगे, कितने आबंध बनेंगे? तो 2 ऑक्सीजन के बीच 2 परमाणु द्वि आबंध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वि आबंध। अगला है कि हमारे शरीर का pH मान का परास कितने का बीच होता है? यानी कि हमारे शरीर जो है अगर सही स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे शरीर का जो pH मान का रेंज क्या होगा, कितना होना चाहिए? तो हमारे शरीर का जो pH मान होता है क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। अगर अम्लीय प्रकृति का होता है शरीर तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो यानी कि सबसे पहले क्या होता है, 7 से लेकर 7.8 तक होनी चाहिए, यानी कि उदासीन हो या 7 से अधिक हो, लेकिन अम्लीय नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।
अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन हमारे आँख के किस भाग से होता है। तो किसी भी प्रकाश के किरण को सबसे अधिक अपवर्तन हमारे आँखों के सबसे बाहरी परत कॉर्निया से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कॉर्निया ठीक उसी प्रकार हमारे आँखों पर लगी होती है जिस प्रकार हम अपने मोबाइल के सुरक्षा में उसके ऊपर में एक स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं, उसी प्रकार हमारे आँखों के ऊपर में एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अगर किसी का अगर कोई व्यक्ति आँख का दान करता है तो आँख के दान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है, किस उपकरण में होता है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। तो विभक्त वलय जो होता है किस में होता है, विद्युत मोटर में होता है। यहाँ पे दो वलय लगा हुआ आता है, यानी दो रिंग लगा हुआ आता है, इसे कहा जाता है विभक्त वलय। विभक्त मीन्स बटा हुआ, तो किस में बटा हुआ विभक्त वलय लगा होता है, तो विद्युत मोटर में लगा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। जैव मात्रा है, नाभिकीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत स्रोत उसे कहा जाता है जिसका उपयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उसे हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। जिसे हाल फिलहाल में उपयोग करना शुरू किए उसे कहा जाता है गैर परंपरागत। तो यहाँ पर पूछ चला परंपरागत, तो परंपरागत कौन है, बायोमास, यानी जो बायोमास यानी कि जो जीवों से बना है, जैसे पेट्रोलियम क्या है, कोयला, ये सब क्या है, बायोमास। इसे इसका उपयोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, इसीलिए इसे पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। नए पर क्या कहते उपयोग करने लगे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग नए पर करने लगे हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग नए पर करने लगे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अभी तुरंत पहले बताए थे कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, तो उसे कहा जाता है अपचयन। ऑक्सीजन के ह्रास को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, और ऑक्सीजन के वृद्धि को उपचयन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा था, उसमें क्या बताए थे, ऑक्सीजन का कमी हो रहा था, ह्रास हो रहा था। तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाएगा। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक ही साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि अपचयन और उपचयन एक साथ हो उसे क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है क्या, उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, यानी बौना के लिए कौन सा नियम, इसमें 4 नियम आया था, और ये नियम किसने दिया था, आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइए। तो बौने पौधे का क्या, टी, बड़ा टी और छोटा टी बड़े पौधे के लिए था, छोटा टी बड़ा टी बड़े पौधे के लिए, जो टी था यानी जो दोनों छोटा वाला टी ये बौने पौधे के लिए थे, और बड़ा वाला टी भी बड़े पौधे के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, यानी प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है किसमें, वायु में। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है, कहाँ पर, वायु में। अगला प्रश्न है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है, यानी किसी लेंस द्वारा जो आवर्धन निकालते हैं, तो आवर्धन के लिए जो SI मात्रक होता है क्या होता है, तो आवर्धन के लिए कोई SI मात्रक होता नहीं है, इसे मात्रक विहीन कहा माना गया है। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, यानी एल्केन जो होता है उसके लिए क्या सूत्र होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 80वां प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। जैव विविधता का यानी कि जैव विविधता कहाँ सबसे अधिक पाया जाएगा, तो जैव विविधता सबसे अधिक जो पाया जाता है वो समुद्र के तट पर यानी और वन में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वन। जैव विविधता क्या कहलाता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे जीव जंतु पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा कर रखता है, उसे क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहलाता है।
ये क्वेश्चन आपको साइंस में भी मिलता है, सेम क्वेश्चन आपको भूगोल में भी मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों जगह आपको काम आता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने 2019 के जितने भी क्वेश्चन थे फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी को हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए। नए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।